वेलकम टू टीकेपी एकेडमी। आइए करते हैं पढ़ाई विथ टीपू सर। तो जैसे मैंने प्रॉमिस करा था कि इस बार मैं क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए सारे वीडियोस लाने वाला हूं फॉर मैथ्स एंड साइंस फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर। सो ये है आज का पहला लेक्चर मोशन चैप्टर पे। तो आइए शुरू करते हैं अपना मोशन चैप्टर। तो इस चैप्टर का देखिए सबसे पहले चीज है कि हम क्या सीखने वाले हैं। इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं मोशन कि व्हाट इज मोशन। उसके बाद हम सीखने वाले हैं व्हाट इज रेस्ट। मोशन इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, बहुत देर ना करके शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से साइकिल चला रहे हैं। हमारी भी बचपन की यादें ताजा हो रही है ना, हम भी स्कूल जाया करते थे साइकिल में। और ये एक कार मूव करते हुए आपको दिखाई दे रही है, कुछ बर्ड्स फ्लाई करते हुए आपको दिख रहे होंगे। तो बेसिकली मैं इस सिनारियो से क्या समझाना चाहता हूं, देखिए व्हाट इज मोशन। तो हमने क्या सीखा है लोअर क्लास में कि मोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हो सकता है किसी किसी बुक्स में ये मेंशन्ड हो कि मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। आज हम इसी चीज को डिटेल्ड वे में समझने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो बेसिकली मोशन इज नॉट जस्ट द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज अ वाइडर कंसेप्ट। ये जो मोशन की हम बात करते हैं, मूवमेंट की बात करते हैं ना, ये एक्चुअली किस तरह से उस फ्रेमिंग किया जाता है या किस तरह से वो ऑब्जर्वर उसको देख रहा है, ये मैटर करता है। मतलब कहने का ये है, फॉर एग्जाम्पल हम एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं और हम स्लाइड को समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हमने यहां पे क्या ऑब्जर्व किया? हमने ये ऑब्जर्व किया कि यहां पे कुछ गाड़ी साइकिल जो है वो मूव कर रहे हैं। तो वी ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन, यानी कि दे आर इन मूवमेंट, दे आर चेंजिंग देयर पोजीशन। फाइन। अगर आप यहां देखो, वाई डू वी से दैट दिस ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन, हम क्यों कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स मोशन में है? ऐसा क्या हो रहा है कि ये मोशन में कहला रहा है? क्योंकि यहां पे पोजीशन चेंज हो रहे हैं, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दिस पोजीशन चेंज, this is said कि these objects are in what? Motion, isn't it? Okay. अगर हम ध्यान से देखें कि इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं मोशन के बारे में। अब देखो मैं आपको सिनेरियो समझाने वाला हूं कि इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है कि हम जो कहते हैं कि विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, उसका क्या मीनिंग है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। जस्ट इमेजिन कि एक कार मूव करते आ रही है और आप उसको रास्ते में खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हो। तो थोड़ा सा इमेजिन करते हैं कि आप रास्ते में खड़े हो और आपका फ्रेंड गाड़ी में ट्रेवल करते हुए आपके सामने से जा रहा है। तो आप क्या कहोगे? वो देख राहुल जा रहा है, हाई करोगे, हेलो करोगे, राइट? इसका मतलब आप क्या कहोगे कि राहुल जा रहा है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये कहा कि राहुल इज इन मोशन, बट इज इट रियली लाइक ट्रू? नो, एक्चुअली में गाड़ी इज इन मोशन, द व्हीकल, द कार इज इन मोशन। जो गाड़ी है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, उसके अंदर जो राहुल बैठा है उसका पोजीशन भी इसलिए चेंज हो रहा है। मतलब जब एज एन ऑब्जर्वर मैंने अपने फ्रेंड को देखा तो मैंने उसको मोशन में देखा, लेकिन राहुल जब अपने आप को गाड़ी में देखेगा तो खुद को रेस्ट में देखेगा, राइट? तो गाड़ी की मोशन जो हो रही है, जो पोजीशन हो रही है, वो तो ठीक है, चलो हो रही है, लेकिन अगर आप यहां पे ऑब्जर्वर को चेंज कर दो तो मेरे लिए राहुल मोशन में है, पर राहुल अगर खुद को देखे तो वो रेस्ट में है, राइट? अच्छा, अब आप रास्ते में खड़े हो, ठीक है, आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल स्टैटिक हो, आप फिक्स्ड हो, आप खड़े हो। पर आपका फ्रेंड राहुल जब देखेगा, जब ये कहेगा वो देखो टीपू सर खड़े हैं, तो बेसिकली आप अगर देखो तो वो तो खड़े हैं, पर राहुल के लिए टीपू सर भी मोशन में है। ऐसा क्यों? क्योंकि राहुल जब आगे बढ़ता जाएगा तो राहुल के साथ साथ टीपू सर का जो पोजीशन है, वो जो लेंथ है या डिस्टेंस है, वो राहुल और सर के बीच वो हर वक्त चेंज होगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि मोशन जो है ये सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता कि मैं रेस्ट में हूं या मोशन में हूं या मैं मूव कर रहा हूं, ये ऑल्सो डिपेंड करता है आपके सामने वाले ऑब्जर्वर के ऊपर। इसलिए हम क्या कहते हैं कि मोशन इज एक्चुअली द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। और उस सराउंडिंग में ऑफ कोर्स
टाइम भी काउंट होता है। देखते हैं थोड़ा सिनेरिक मोड से। जैसे कि ये टीपू सर है, ये राहुल को गाड़ी में आते हुए देख रहे हैं, यहां पे कार की पोजीशन चेंज हुई है, तो हम डेफिनेटली कहेंगे कि कार इज इन मोशन। तो यहां पे द पोजीशन ऑफ द कार इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, बिकॉज आपने देखा कि कार यहां से यहां पहुंच गई है। अब अगर आप देखो तो हम कहेंगे यस ओके डन, a body is said to be in motion when it changes its position with respect to its surrounding। मतलब उस फ्रेम में आपको ये देखना होगा कि अगर उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है, अगर विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, ना कि सिर्फ एक बंदे के लिए पर सामने वाले बंदे के लिए भी अगर चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे राहुल के लिए गाड़ी में जब वो बैठा है और वो जा रहा है, और जब वो मुझे देख रहा है रास्ते में खड़े होते हुए, तो जबकि मेरा एक्चुअली में मैं तो खड़ा हूं, लेकिन राहुल के कंपैरिजन पे जब राहुल आगे बढ़ता जाएगा तो टीपू सर यानी कि इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी चेंज होता जाएगा। इन दैट केस तभी तो राहुल आगे बढ़ता जाएगा और एक टाइम आएगा वो मुझे नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पोजीशन में चेंज आया है। इन दैट रिगार्ड वी से दैट कि मोशन इज नॉट जस्ट द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बट ऑल्सो इट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। जिस फ्रेम में हम खड़े हैं वहां पे जो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके ऊपर भी काफी डिपेंड करता है। अब अगर आप आगे देखो, ये जो घड़ी है, ये जो घड़ी में आप देखते हो कि इसका जो मिनट हैंड है या इसका जो आप देखते हो कि आवर हैंड है, ये एक्चुअली क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो डेफिनेटली हम क्या कहेंगे कि द पोजीशन ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक चेंजेस कंटिन्यूअसली। अगर आप देखो जैसे ये मिनट हैंड भी अगर मूव कर रहा होगा तो डेफिनेटली जो आवर हैंड है या जो वो भी तो हल्का हल्का मूव करेगा, यानी कि इनका पोजीशन हर वक्त क्या होता है? चेंज होता है। दैट इज ये सारे जो हैंड्स ऑफ द क्लॉक हैं इनका हमेशा मोशन में बने रहना जरूरी भी है और ये मोशन में है भी। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे बहता हुआ, क्या बहती भी पानी, राइट। सो यहाँ पे देख सकते हो कि वाटर का जो मूवमेंट है वो एकदम झरना झह रहा है ना, तो बह रहा है ना, कितना ब्यूटीफुल सिनेरियो है ना। तो ये जो वाटर है ये भी अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, इनके मॉलिक्यूल्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, यहां से यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि वाटर इज ऑल्सो इन वर्ड मोशन। अगर आप ये देखो, बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड, जैसे हम सबको पता है कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड वर्ड द सन इन आवर वर्ड सिस्टम, सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये जो अर्थ है इनका जो पोजीशन है वो हर वक्त क्या होता है? विद रेस्पेक्ट टू सन क्या होता है? चेंज होता है। तो डेफिनेटली वी कैन से दैट अर्थ इज ऑल्सो इन मोशन। ठीक है, लेकिन अगर आप अर्थ के नजरिए में देखो ना तो सन भी मोशन में है, क्योंकि जो अर्थ है उसका जब पोजीशन चेंज हो रहा है तो वो सन के साथ भी उसका पोजीशन देखो, जो डिस्टेंस या लेंथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इन दैट रिगार्ड अगर आप देखो तो जो अर्थ में इंसान है वो ये कहेगा कि सन इज ऑल्सो इन मोशन, बिकॉज विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर यस दोनों के पोजीशंस में चेंजेस आते हैं टाइम के साथ। फाइन। तो ड्यू टू रिवॉल्यूशन द पोजीशन ऑफ द अर्थ विद रेस्पेक्ट टू द सन चेंजेस कंटिन्यूअसली एंड हेंस वी कैन से दैट अर्थ इज इन मोशन। सो यहां से हमें क्या समझ में आता है? देखिए, अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये कहते हैं कि सब मोशन में ही है, कि सर आप रास्ते में खड़े हो तभी भी राहुल के लिए मोशन में हो, राहुल खुद गाड़ी में बैठा है फिर भी वो मोशन में है, तो फिर ये रेस्ट क्या चीज है? सर फिर ये रेस्ट होता भी है कि नहीं? हम तो स्कूल से आके रेस्ट लेते हैं, हम तो पढ़ाई करके रेस्ट लेते हैं, हमारा एग्जाम खत्म होता है तो हम रेस्ट लेते हैं। तो ये रेस्ट एक्चुअली होता क्या है? देखिए, रेस्ट इन साइंस का मतलब होता है, अब आप यहां पे देखना, ठीक है, फिर से वो सेम सिनेरियो रिपीट होने वाला है कि लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जर्वर, मी एंड यू, ऑब्जर्विंग द कार स्टॉपिंग एट अ सिग्नल। तो यहां पे देखिए, इस जो कार की पोजीशन है ये फिलहाल क्या है? ये फिक्स्ड है, ये रुकी हुई है क्योंकि रेड सिग्नल आ रखा है, वरना ट्रैफिक का डंडा लगेगा। तो यहां पे खड़ा है ये ऑब्जर्वर, मैं और आप इस कार को देख रहे हैं। तो आप अगर देखोगे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, अभी भी कार वहीं खड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ कि विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर दोनों का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप इनके बीच का लेंथ मान लीजिए 8 मीटर है फॉर एग्जांपल, आपने 5 सेकंड्स के बाद देखा अभी भी 8 मीटर है, आपने 10 सेकंड्स के बाद देखा अभी भी 8 मीटर है, क्योंकि इसका पोजीशन इसके साथ, इन ऑब्जर्वर के साथ या इन ऑब्जर्वर का पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू कार के साथ चेंज नहीं हो रहा है।
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि द पोजीशन ऑफ द कार इज नॉट चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब जो इसको देख रहा हो, यानी कि इस ऑब्जर्वर के कंटेक्स्ट पे बात हो रही है। तो इन दैट केस वी कैन से दैट द कार इज एट रेस्ट। तो यहां पे एक्चुअली द कार इज एट रेस्ट। तो कहीं ना कहीं हम ये कहना चाह रहे हैं कि मोशन सिर्फ एक के नजरिए से नहीं देखा जाता है, मोशन को दोनों ऑब्जर्वर के नजरिए से देखा जाता है। एंड दैट इज व्हाट साइंस डिफाइन कि मोशन इज नॉट जस्ट द मूवमेंट और नॉट जस्ट द की प्लेस का चेंज होना, बट एक दूसरे के लिए हम क्या हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, इंटरेस्टिंग एग्जांपल। सपोज हम और आप कार में या बस में ट्रैवल कर रहे हैं, स्कूल बस में हम रोज ट्रैवल करते हैं या फिर प्राइवेट व्हीकल में ट्रैवल करते हैं। आप क्या देखते हो विंडो से बाहर? हम सबको विंडो सीट बहुत पसंद है, राइट? तो हम जब देखते हैं विंडो से बाहर तो हम देखते हैं ना जो ट्रीज वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह या फिर कोई बैनर और समथिंग वो मूव कर रहे होते हैं। हम अगर फॉरवर्ड जा रहे हैं तो वो सारी चीजें बैकवर्ड जाती हैं, पर क्या सही में वो बैकवर्ड जाती हैं? वो तो अपनी जगह पे ही है। लेकिन अगर साइंस के नजरिए से देखें तो व्हाट वी विल से कि मैं तो ऑफ कोर्स विद रेस्पेक्ट टू द बस व्हीकल मैं मोशन में हूं क्योंकि मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है। पर अगर मैं बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ट्री या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, इन दैट रिगार्ड अगर हम कहें तो जैसे मैं मूव कर रहा हूं ना, तो मेरा पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू बिल्डिंग चेंज हो रहा है और जो बिल्डिंग के साथ मेरा पोजीशन वो भी चेंज हो रहा है। मतलब अगर कहीं ना कहीं देख सकते हैं और कह सकते हैं कि बिल्डिंग इज ऑल्सो एक्चुअली इन मोशन बिकॉज मेरे साथ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। मैं जितना आगे बढ़ता जाऊंगा बिल्डिंग उतनी ही दूर होती जाएगी। अब ये क्या हुआ सर? अगर मान लीजिए बिल्डिंग भी मोशन में आने लग गए तो फिर मैं तो अगर सुबह स्कूल गया और अगर मैं दोपहर को स्कूल से लौटा देखूंगा मेरा घर तो है ही नहीं, वो तो मूव करके कहीं और चला गया। इट्स नॉट दैट। उस फ्रेम की अगर बात करें, उस फ्रेम के रिगार्ड में हम ये कहते हैं कि यस ऑफ कोर्स कि बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर एक्चुअली इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। अगर कोई बंदा मान के चलो कि बिल्डिंग में खड़ा हो रहा होता और आपको अगर वेव कर रहा होता, तो आप सोच के देखो कि आप अगर आगे बढ़ते जा रहे हो तो उस बंदा जो आपको हाई कर रहा था वो भी दूर होते जा रहा है, और अगर उस बंदे की नजर से देखो तो आप दूर होते जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं विद रेस्पेक्ट टू बोथ द ऑब्जेक्ट पोजिशंस आर चेंजिंग। सो हम यहां पे ये कहते हैं कि मोशन इज एक्चुअली अ रिलेटिव कंसेप्ट। आइए देखते हैं। द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। फाइन। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा और आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स पे डालना, अगर नहीं आया तो भी डालना, ताकि मैं इसको और बेटर कर सकूं और ज्यादा एलाबोरेटली एक्सप्लेन कर सकूं। अब देखो, मैंने जैसे कह रहा था बार बार कि मोशन इज एक्चुअली अ रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव है ना, चाचा ताई मामा वो वाला रिलेटिव नहीं। ये रिलेटिव का मतलब ये होता है कि इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर हाउ एंड वेयर एंड कैसे वो अपने आप को देख रहे हैं, तो उस फ्रेम के ऊपर काफी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो, आप ध्यान से समझना कि देखिए अर्थ रोटेट कर रहा है, अपना रिवॉल्यूशन पे है। अगर ये स्पेस में देखें तो ये आप और मैं सैटेलाइट में उड़ के आ रहे हैं, सैटेलाइट में नहीं सॉरी, मतलब स्पेस में क्राफ्ट में आ रहे हैं। तो देखो, a body can be moving for one observer and at the same time it can be at rest for another observer. So I hope you're understanding कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे मैं जब रास्ते में खड़ा था तो मेरे लिए व्हीकल तो मोशन में था, पर जब मैं अगर बात करूं राहुल की जो गाड़ी में बैठा था, उसके लिए वो खुद अगर अपने आप को ऑब्जर्व करे तो वो रेस्ट में है। अगर मैं रेस्ट में हूं तो मुझे पता है, लेकिन अगर राहुल से पूछें कि क्या सर रेस्ट में थे, तो वो कहेगा नहीं सर तो मोशन में थे। क्यों? क्योंकि उस फ्रेम में मेरा पोजीशन राहुल के साथ हर वक्त चेंज हो रहा था। जैसे राहुल दूर जा रहा था तो वो मुझे नहीं देख पा रहा था। क्यों? क्योंकि हमारे पोजीशन या हमारे लेंथ या डिस्टेंस में क्या हो रही थी? बढ़ोतरी हो रही थी, बढ़ रहा था, इट वॉज इंक्रीजिंग। एंड दैट इज वाई वी से दैट both the like motion concept is completely depends on the observer how they are observing it. ठीक है, motion is a relative concept, it completely depends on the observer. So यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं इस सिंपल से टॉपिक के ऊपर पूछने जा रहा हूं। तो मोशन इज सेड टू बी व्हाट? रिलेशन, ऑफ कोर्स रिलेटिव, चेंजिंग एंड नन। तो क्या होगा आंसर? इट शुड बी, सोचिए क्या होने वाला है, हम अभी आंसर डिस्कस करने वाले हैं।
When in motion, the body changes its dash with respect to its surrounding. When in motion, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, the body changes its, body क्या चेंज करता है? Changes its dash with respect to the surrounding. The options are size, shape, position, or there is no change. Then the last one, sorry उससे पहले ये क्लिक हो गया. An object may appear to be moving for one person and dash for another. एक जन के लिए अगर मूव कर रहा होता है तो दूसरे के लिए क्या? स्टेशनरी, मोशन, चेंजिंग, रिलेशन. स्टेशनरी का मतलब होता है फिक्स्ड, फिक्स्ड, स्टैटिक. तो चलिए देखते हैं पहले वाले का ऑप्शन. ऑफ कोर्स रिलेटिव. मोशन इज अ रिलेटिव कंसेप्ट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर ऑन द फ्रेम. When in motion, the body changes its what? Position with respect to its surrounding. An object may appear to be moving for one person and for the other it's what? It is fixed. किसी के लिए फिक्स मतलब वो रेस्ट में भी हो सकता है. अगर मैं राहुल के लिए रेस्ट में हूं, मैं अगर राहुल के लिए सॉरी अगर मोशन में हूं, पर मैं खुद के लिए क्या हूं? रेस्ट, क्योंकि मैं तो रास्ते में खड़ा ही था. तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है मोशन के ऊपर. यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम अभी अब तक पढ़ चुके हैं, आप इनको एक बार रीड आउट कर सकते हो. अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. रेस्ट है तो डज नॉट चेंज. अभी अगर यहाँ पे है तो थोड़ी देर बाद भी यहीं पे है. मोशन इज रिलेटिव कंसेप्ट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर. तो ये आपके मतलब रेफरेंस के लिए है, ताकि अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो पॉज बटन दबा के नोट कर सकते हो. अगर आपको इन चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो आप जाओगे मेरे डिस्क्रिप्शन मोड पे, वहां पे मेरे ऐप का लिंक गिवन होगा. आप प्ले स्टोर में जाना और उस ऐप को डाउनलोड करना, और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग क्विजेस भी होते हैं चैप्टर बेस्ड जो आपको मिलने वाले हैं बहुत ही जल्द, और उसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे वेरी सून. तो आप चैप्टर वाइज नोट्स, डिटेल्ड नोट्स, कलरफुल नोट्स डाउनलोड कर सकते हो. सो प्लीज डाउनलोड करना ना भूलें. देखो यहाँ पे हम और एक चीज समझने की कोशिश करने वाले हैं आज, वो है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन. तो बेसिकली अगर हम बात करें कि मोशन का क्या टाइप हो सकता है या मोशन एक्चुअली क्या है, किस तरह से डिफाइन होता है, वो तो हमने देख ही लिया. अगर हम यहाँ पे टाइप्स की बात करें, सो वी हैव एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ मोशंस, वन इज यूनिफॉर्म एंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब ये यूनिफॉर्म क्या है? सर स्कूल में हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, पर अभी मोशन में भी कहाँ से यूनिफॉर्म आ गया? तो देखते हैं कि व्हाट इज यूनिफॉर्म. देखिए यूनिफॉर्म वर्ड का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि समथिंग विच इज लाइक मे बी सेम और फिक्स्ड. आप जैसे स्कूल का यूनिफॉर्म पहनते हो तो वो फिक्स्ड होता है, हर फ्राइडे ये पहनना है, मंडे टू सैटरडे ये पहनना है, तो कहीं ना कहीं फिक्स्ड होता है यूनिफॉर्म, सेम थ्रू आउट. तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही होने वाला है इसका मीनिंग. तो देखते हैं चलिए. The motion in which the object covers equal distances in equal intervals of time. When an object, me and you, can cover same distance in same interval of time, then we call it as uniform motion. तो हम थोड़ा सा इसको डिटेलिंग करने की कोशिश करते हैं और ये एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करेंगे. देखिए बेसिकली क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लाइक सपोज कि हमने एग्जांपल ले लिया कि टाइम ले लिया हमने 11 AM, उसके बाद हमने ले लिया 11:15 AM, फिर हमने 11:30, फिर 11:45 एंड देन 12 o'clock इन द आफ्टरनून. तो मेरी जर्नी पूरी की पूरी 1 आवर की हो रही है और मैंने उसको कुछ इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया. जरूरी नहीं कि वो 15 मिनट्स का हो, इंटरवल किसी भी ड्यूरेशन का हो सकता है. आप 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, 1 सेकेंड, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 6 मिनट्स कुछ भी ले सकते हो, पर आपका इंटरवल बिल्कुल बराबर का होना चाहिए. मान लीजिए मैंने 11 to 5 किलोमीटर कवर किया, देन अगेन मैंने 11:15 to 11:30 अगेन 5 किलोमीटर कवर किया, फिर मैंने 11:30 to 11:45 5 किलोमीटर कवर किया, लास्टली मैंने अगेन 5 किलोमीटर कवर किया. तो कहीं ना कहीं आप यहां देख सकते हो कि इन एवरी 15 मिनट्स आई एम कवरिंग, इन एवरी 15 मिनट्स आई एम कवरिंग a length of a distance of 5 किलोमीटर. That is, अगर आप इस डेफिनेशन से कंपेयर करो कि equal distances that is 5 किलोमीटर, equal distance that is 5 किलोमीटर in equal intervals of time,
दैट इज इन द इंटरवल ऑफ 15 मिनट्स। मैंने बराबर का डिस्टेंस कवर किया है, तो हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कार या जो भी व्हीकल है इट इज हैविंग यूनिफॉर्म मोशन। अगर आप कहते हो कि यूनिफॉर्म मोशन होना है तो क्या लगता है आपको, स्पीड सेम होना चाहिए थ्रू आउट? अगर स्पीड सेम है तभी तो वो सेम डिस्टेंस कवर करेगा। अगर गाड़ी की स्पीड कभी कम और कभी ज्यादा हो रही है तो ऑफ कोर्स जो उसका डिस्टेंस कवरेज है वो ज्यादा या कम होने वाला है। सो इन दैट केस अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन चाहिए तो स्पीड जो है वो सेम होनी चाहिए थ्रू आउट द जर्नी। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या लगता है आपको? आप सोचिए कि प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है कि मैं पूरे 1 घंटे की जर्नी में एक सेम स्पीड में जाता रहूं? स्पेशली अगर हम अपने रोड्स की बात करें, अपने रोड जर्नी की बात करें, अपने ट्रेन की बात करें, फ्लाइट्स की बात करें। जो ऑटोमेटेड मशीन है उनकी बात अलग होती है। जैसे अगर आप मान लो फैन को 5 के स्पीड में रन कर रहे हो, अगर अनलेस एंड अनटिल कंडीशन अप्लाइड वोल्टेज अगर थ्रू आउट सेम रहता है तो फिर भी पॉसिबल है कि वो रिवॉल्यूशन जो पर मिनट है वो सेम होने वाला है, क्योंकि वहां पे वो ऑटोमेटेड है। लेकिन अगर हम व्हीकल की बात करें, अगर हम ट्रेन की बात करें, अगर हम फ्लाइट्स की बात करें, तो क्या ये पॉसिबल है? आपको क्या लगता है कि पूरे 1 घंटे की जर्नी में क्या हम एकदम से कांस्टेंट सेम स्पीड में जा सकते हैं? आप भी शायद पापा मम्मी के साथ ट्रैवल करते हो तो आपने देखा होगा कि स्पीड काफी कम और ज्यादा होता रहता है, ट्रैफिक की वजह से, स्पीड ब्रेकर्स की वजह से, रोडवेज की वजह से, बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या लगता है आपको? क्योंकि देखो, कुछ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पॉसिबल है लेकिन एकदम से लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये शायद पॉसिबल नहीं है। ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है, इतना आइडियल नहीं है कि हम एकदम से सेम डिस्टेंस कवर करें, यानी कि सेम स्पीड से ट्रेवल करें। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस इट स्टिल पॉसिबल। मैं कभी कभी कोशिश करता हूं जब मैं बाइक चलाता हूं कि मैं एकदम से 40 की स्पीड में जाता रहूं, तो मैं देखता हूं कि 2 4 5 10 सेकंड के लिए कभी कभी पॉसिबल होता है। लेकिन आप देखना थोड़ा इधर उधर फ्लक्चुएट कर ही जाता है। अगर आपको जर्किंग भी आपको मिलता है तो आपका हाथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है। तो इन दैट केस हम ये कहते हैं कि प्रैक्टिकली शायद इतना पॉसिबल ना हो, एटलीस्ट फॉर द व्हीकल्स विच आर रनिंग ऑन रोड्स और मे बी फ्लाइट्स और ट्रेन्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम ये बाय डेफिनेशन जरूर कहते हैं कि इफ इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मैंने कहा था यूनिफॉर्म मतलब समथिंग सेम फिक्स्ड, तो यहाँ पे देखो क्या फिक्स्ड है, डिस्टेंस फिक्स्ड है। और देखो इंटरवल तो सेम रखना ही है, अदरवाइज कंपैरिजन अनफेयर हो जाएगा। कोई कहेगा सर एक बार आपने 15 मिनट्स दिया, एक बार आपने 10 मिनट्स दिया, एक बार आपने 20 दिया, ये तो नहीं हो सकता ना, है ना। तो इसलिए यहाँ पे इंटरवल सेम रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से और बढ़िया से। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट उसके ऊपर। तो देखो यहाँ पे द हैंड्स ऑफ द क्लॉक कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्योंकि ये ऑटोमेटेड मशीन है, ये मशीन रनिंग है, यहाँ पे ये कंटिन्यूअसली सेम दिखाता है तभी तो सेम टाइम है। अदरवाइज 1 घंटा कभी 60 मिनट्स होगा, कभी 70 मिनट्स होगा, कभी 50 मिनट्स होगा, बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाने वाली है। इसीलिए ये जो हैंड्स ऑफ द क्लॉक्स हैं ये हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं। जैसे मैंने कहा था ऑटोमेटेड मशीन्स या जो है वहां पे जो रिवॉल्यूशंस फिक्स्ड है तो वहां पे ये पॉसिबल है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि स्वच्छ रहना भी जरूरी है, ताकि आप इस डेफिनेशन जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है आप शायद थोड़ा बहुत गैस कर सकते हो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होने वाला है कि कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। अगर आप कहोगे कि सर अभी भी इक्वल इंटरवल, तो देखिए फेयर एनफ, हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि इंटरवल शुड बी सेम, तभी वो हम कंपैरिजन को फेयर करेंगे कि हाँ हर इंटरवल पे सेम डिस्टेंस कवर हुआ या नहीं हुआ। अगर हम यहाँ देखें कि मैंने मान लीजिए कि 11 से 11:15 तक 5 किलोमीटर कवर करा था, मान लो कि सेकेंड इंटरवल पे मैंने 6 किलोमीटर कवर किया, थर्ड इंटरवल पे मैंने 7 किलोमीटर, फिफ्थ इंटरवल पे मैंने अगेन 5 किलोमीटर, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अलग अलग डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग व्हाट अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। देखो दोनों मोशन को फेयर एनफ कंपेयर करने के लिए हमें इंटरवल को तो सेम रखना ही होगा, तभी हम किसी एक चीज को कांस्टेंट रखेंगे, तभी तो हम दूसरे वेरिएबल या दूसरे क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे।
तो हमने दोनों जगह पे टाइम इंटरवल को सेम रखा है। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर सेम डिस्टेंस कवर होता है इन एवरी इंटरवल देन इट इज यूनिफॉर्म मोशन, अदरवाइज इफ इट इज नॉट कवरिंग लाइक सेम डिस्टेंस तो इट इज कॉल्ड व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म, जो शायद ज्यादा प्रैक्टिकल है। अब आज से ध्यान देना कि आप जब 1 घंटे 2 घंटे आधे घंटे की जर्नी करते हो तो आप देखना कि आप हर बारी हर इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर करते हो, बिकॉज एकदम से सेम स्पीड में जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो डेफिनेटली क्या है, वेरिएबल है, जो रियल लाइफ में ज्यादा होता है सिवाय ऑटोमेटेड मशीन्स के। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, कभी 5 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर, कभी 6 किलोमीटर, कभी आपने गाड़ी बहुत स्लो कर दी तो 2 किलोमीटर, कभी आपने गाड़ी बहुत स्पीड भगा दी तो आपका हो जाएगा 12 किलोमीटर। तो कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द स्पीड एंड विच इज एक्चुअली प्रैक्टिकली हैपनिंग इन आवर लाइफ। तो दिस इज कॉल्ड योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे ये बर्ड अगर देखते हो आप, इस बर्ड को अगर आप देखोगे, अगर ये बर्ड अगर आप देख रहे हो कि ये बर्ड फ्लाई कर रहा है, ठीक है, ये बर्ड जो फ्लाई करते हुए जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये बर्ड एवरी इंटरवल पे सेम डिस्टेंस कवर करेगा? शायद नहीं, क्योंकि जब ये फ्लाई करेगा तो एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत डिपेंड करेगा उसमें, उसके विंग्स के स्पीड काफी डिफर हो सकते हैं, तो उसमें आपका जो डिस्टेंस कवरेज है वो भी डेफिनेटली अलग होने वाला है। सो इन दैट केस हम क्या कहेंगे कि a flying bird covers what, unequal distances in equal interval of time, hence it what, like follows what, non uniform motion। ठीक है, मैं एक्सेलरेशन और बाकी पॉइंट्स के बारे में बाद में बात करूंगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बस ये कहना चाह रहा था कि व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट, हाउ इट इज कॉल्ड अ रिलेटिव कंसेप्ट एंड द टाइप्स ऑफ बेसिक टाइप्स ऑफ टू मोशंस, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। मैं यहाँ पे इसके ग्राफ की बात जरूर करने वाला हूं, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 आपको ग्राफ का एक आइडिया तो है ही है, बाद में इसको हम और डिटेल तरीके से भी करने वाले हैं। जैसे मैंने ये कहा था कि यहाँ पे जो आपका जो डिस्टेंस है वो थ्रू आउट सेम है, तो टाइम शुड बी ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस, टाइम हमेशा कहाँ होना चाहिए, एक्स एक्सिस में होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें डिस्टेंस शुड बी ऑन वाई एक्सिस। फाइन, यहाँ पे टाइम क्यों होता है एक्स एक्सिस में, क्योंकि टाइम इज इंडिपेंडेंट, आप पढ़ो या ना पढ़ो, आप करो या ना करो, टाइम तो अपना चलता रहेगा, घड़ी तो हमेशा टिक 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 करती जाएगी, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बहुत मैटर करता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा एक्स एक्सिस में होना चाहिए। तो थ्रू आउट द जर्नी ऑफ फिजिक्स इन क्लास 9, 10 और वट एवर सो एवर, आप टाइम हमेशा एक्स एक्सिस में ही रखोगे, कभी चेंज करना ही नहीं है। अच्छा, डिस्टेंस जो है वो हम रखते हैं वाई एक्सिस में। अब आप देखो, सपोज मेरी जर्नी शुरू नहीं हुई है, ठीक है, तो मैं अपने टाइम को क्या काउंट करूंगा, 0। इसका मतलब ये नहीं कि घड़ी में 0 हो रखा है। सपोज मैंने अपनी जर्नी 11 बजे शुरू करी है, तो मेरा जर्नी अब शुरू होगा, तभी तो मेरा काउंटडाउन शुरू होगा, मेरा क्लॉक शुरू होगा, मेरा जर्नी टाइम शुरू होगा। तो मैं काउंट करूंगा कि वो चाहे 0 सेकेंड हो या 0 मिनट्स हो, तो 0 से ही शुरू होने वाला है। 0 में डिस्टेंस भी 0, क्योंकि अभी तक मैंने शुरू नहीं करा है। तो इन दैट केस जो सबसे पहला वैल्यू आएगा वो आएगा 0,0 एंड दैट इज द ओरिजिन सेंटर। एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0, यानी कि टाइम की वैल्यू भी 0 और डिस्टेंस की वैल्यू भी 0। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, 0,0, दैट इज द सेंटर, ओरिजिन। अब मान लीजिए कि मैंने टाइम लिया था 11 बजे का, तो मैंने मान लो यहाँ पे 11 लिखा, मैंने यहाँ पे 11:15 लिखा, मैंने यहाँ पे 11:30 लिखा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, तो मैंने 11 बजे तक मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया था, सॉरी मेरे को यहाँ पे 11:15 लिखना चाहिए, यहाँ पे मुझे 11:30 लिखना चाहिए और यहाँ पे 11:45। तो जब मैंने 11 से 11:15 तक का जर्नी कवर करा था, तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया था, ये 5, 10 और 15 कर देते हैं, तो मैंने 11:15 तक 5 किलोमीटर कवर किया था। फिर मैं जब 11:30 पहुंचा तो मैंने अनदर 5 कवर करा, तो मेरा यहाँ से कितना हो गया, 5 + 5 10। तो मतलब जब मैं 11:30 पहुंचा तो मैंने 10 किलोमीटर कवर किया। अगेन इन नेक्स्ट 15 मिनट्स मैंने 5 किलोमीटर कवर किया था, तो 11:45 में मैंने 15 किलोमीटर कवर किया। अगर आप इस सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे डेफिनेटली ग्राफ पेपर में, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो ओरिजिन की थ्रू पास होगा। और ये जो एंगल बन रहा है ये डिपेंड करता है कि वैल्यूज क्या हैं। अगर वैल्यूज छोटे हैं तो ग्राफ थोड़ा नीचे आएगा, अगर वैल्यूज बड़े हैं तो ग्राफ थोड़ा ऊपर जाएगा। तो कहीं ना कहीं से हम स्लोप कहते हैं।
तो स्लोप डिपेंड करता है आपके वैल्यूज के ऊपर, आपके डाटा के ऊपर। पर यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम ग्राफ की बेसिकली बात करें, तो अगर हम कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या प्लॉट करा है, डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस, तो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन क्या होने वाला है, आपका स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ, या फिर व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, तो आप क्या कहोगे, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है। और अगर हम इसी चीज को नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ले जाएं, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखें, तो आप देख सकते हो कि ये सपोज 11 बजे, ये 11:15 था, ये 11:30 था, ये 11:45 था। तो आप देख सकते हो कि जीरो के लिए जीरो है, चलो ठीक है, जीरो के लिए जीरो है क्योंकि जर्नी भी शुरू नहीं हुई है, तो टाइम जर्नी भी शुरू नहीं हुई है। अगर आप 11 बजे मान लीजिए कि 5 किलोमीटर कवर करते हो, तो आपने 5 डाल दिया, पर आपने अभी 6 किलोमीटर कवर किया, तो 5 + 6 कितना हो गया, 11, तो आपने यहाँ पे 11 पे डाला। आपने यहाँ पे मान लीजिए 10 किलोमीटर कवर करा, तो 21 पे डाला। तो कहीं ना कहीं जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं, बल्कि ये क्या होगा, कर्वी लाइन बनेगा, एक बेंडिंग लाइन कह सकते हो। तो अगर आप नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ देखोगे, तो यू विल गेट अ बेंडिंग ग्राफ, और यू विल गेट अ व्हाट, maybe not a straight line, you will get something like a bending or curved line। अगर आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो ग्राफ कुछ इस तरह का गिवन है। ठीक है, दैट कंप्लीटली डिपेंड करता है कि वैल्यूज क्या है, अकॉर्डिंगली आपको ग्राफ मिलेगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, तो हमेशा से आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टाइम। यहाँ पे जो टाइम है और डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली डिपेंडेंट है, इसलिए वो ओरिजिन से कहीं ना कहीं पास होता है और स्ट्रेट लाइन भी बनता है। पर बेसिकली हम ये कहेंगे कि यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस सेम था इन एवरी इंटरवल, तो ये यूनिफॉर्म मोशन एंड द ग्राफ इज अ लाइन पासिंग थ्रू, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। स्लोप अलग अलग होंगे डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज। यहाँ पे ये बेंडिंग कर्व होगा। तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू लाइक टीच इन दिस वीडियो। आई होप यू हैव लाइक्ड इट, आपको पसंद आया हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज एक हिट बटन जो आपको कहां पे देना है, लाइक बटन पे देना है, प्लस कीप शेयरिंग एंड कीप कमेंटिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड केयर। बाय बाय, टेक केयर। और हम नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इस चैप्टर के लेके, जैसे कि वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी के बारे में ढेर सारी चीज सीखने वाले हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।